तो आज हम लोग डाईएथिल ईथर या कह सकते हैं कॉमन ईथर के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जिसमें से पहला है एप्लीकेशन पार्ट, यूजेस क्या है इसका, ठीक है, शुद्धता का परीक्षण। आप जानते हैं डाईएथिल ईथर जो है वो एक सामान्य निषेधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक सिंपल एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो यूज़ करने से पहले उसके प्यूरिफिकेशन का टेस्ट कैसे किया जाएगा वो देखेंगे। और तीसरा पार्ट होगा, अगर हमारे पास अशुद्ध ईथर हो, अगर हमारे पास अशुद्ध ईथर तो उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाए। तो आज इस पार्ट के अंतर्गत 3 हिस्से हैं जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूज़ हम लोग देखें ईथर के अनुप्रयोग, यह पहला टॉपिक है इस वीडियो पार्ट का, यूजेस ऑफ ईथर या एप्लीकेशन पार्ट ईथर का, जिसमें जो मेन बात ईथर की करने वाले वो कॉमन ईथर था। डाईएथिल ईथर के बारे में ही बात करेंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहला है, ये एक सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। आप जानते हैं डाईएथिल ईथर पूरी तरह से नॉन पोलर नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ डाईएथिल ईथर के बारे में बता चुके हैं हम आपको कि जैसे ROR, ये चूँकि बेंट स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल 110 डिग्री का होता है, तो ये प्योर नॉन पोलर नहीं है। और इसका डाईपोल मोमेंट, अगर हम डाईएथिल ईथर की बात कर रहे हैं तो 1.18 डिबाई आता है। मतलब ये एक पोलर सॉल्वेंट है, बट नॉट मोर पोलर, स्लाइटली पोलर यू कैन से, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा पोलरिटी नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से अध्रुवी विलायक भी ये नहीं है, कार्बनिक विलायक है। तो उत्तम विलायक के रूप में ये इस्तेमाल होता है। ईथर जो है वसा, तेल, रेजिन, प्लास्टिक्स, इन सब के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। अक्रिय माध्यम, कई ऐसी अपक्रियाएं हैं जहां पर ये इनर्ट मीडियम, मतलब एक रिएक्शन के दौरान एक अक्रिय वातावरण उत्पन्न करना हो, द्रव अवस्था में, गैसीय अवस्था में उत्पन्न करना होगा तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें द्रव अवस्था में अक्रिय माध्यम उत्पन्न करना हो और उसका कुछ दूसरा एस्पेक्ट भी हो रिएक्शन या बनने वाले उत्पाद के साथ, तो वहाँ पर ईथर जो है वो एक उत्तम अक्रिय विलायक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जैसे RMGX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर बनाना हो तो वहाँ पर एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम के साथ साथ हम शुष्क ईथर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें सॉल्वेटेड RMGX प्राप्त होता है। मतलब विलायक संकरित या विलायक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ हमें RMGX प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में भी हम कर सकते हैं। बुर्ज अपक्रिया में जहाँ पर हम एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु की रिएक्शन कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वहाँ पर भी ये एज अ मीडियम या इनर्ट मीडियम के रूप में इस्तेमाल होता है। एक और ख़ास बात है, ये एज अ जनरल एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल शल्य चिकित्सा में पेशेंट को बेहोश करने के लिए या मूर्छित करने के लिए कुछ समय के लिए किया जाता है। शुरू में अगर आप देखें तो क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता था, लेकिन क्लोरोफॉर्म का जो यूज़ है उसका बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट बहुत पड़ता है। हार्ट और लंग्स, इन पर ज़्यादा असर पड़ता है क्लोरोफॉर्म से। 1945 के आसपास डॉक्टर विलियम मार्टिन के बारे में अगर देखें, ये इन्हीं का एक्सपेरिमेंट है या कह सकते हैं इन्हीं का अनुप्रयोग है। डॉक्टर विलियम मॉर्टन 1945 में इन्होंने निषेधक के रूप में या सामान्य निषेधक के रूप में क्लोरोफॉर्म के बजाय डाईएथिल ईथर के उपयोग का सुझाव प्रस्तुत किया था। डाईएथिल ईथर के उपयोग का सुझाव प्रस्तुत किया था डॉक्टर विलियम मार्टन ने, ठीक है। और उसके पीछे का कारण यही था कि जो डाईएथिल ईथर होता है C2H5OC2H5, ये साइड इफ़ेक्ट मतलब लंग्स पर और हार्ट पर, इस पर साइड इफ़ेक्ट नहीं पैदा करता। तो एक बेनिफिशियल पॉइंट था, साइड इफ़ेक्ट एज अ क्लोरोफॉर्म नहीं था, इसीलिए डॉक्टर विलियम मार्टन ने डाईएथिल ईथर को सामान्य निषेधक रूप में उपयोग का सुझाव प्रस्तुत किया। लेकिन समस्या यहाँ ये थी कि डाईएथिल ईथर है, आप जानते हैं अगर ऑक्सीजन के साथ और सनलाइट प्रेजेंस हो तो डाईएथिल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेता है। मतलब इस तरह का कंपाउंड बना लेता है, CH3CHOOC2H5 एक तरफ दिखाया बेटा हमने, ठीक है। एक तरफ C2H5 एज इट इज़ है, तो एक तरफ जो कार्बन अल्फा कार्बन था उसके साथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। तो ये क्या है, डाईएथिल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोपेरोक्साइड। और ये खास बात ये है कि इसकी वाष्प जो होती है वो जहरीली होती है। तो अगर हाइड्रोपेरोक्साइड युक्त ईथर का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर और दिक्कत आएगी, क्लियर। तो हाइड्रोपेरोक्साइड युक्त ईथर का इस्तेमाल निषेधक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अब इसकी जगह पर आज के समय में अगर हम देखें तो कई निषेधक है जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, इसका इस्तेमाल किया जाता है निषेधक के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। हेलोथेन
हेलोथेन फॉर्मूला हो गया बेटा CF3CHClBr, 2 कार्बन है, इस कार्बन की तीनों वैलेंसी फ्लोरीन से अटैच है और इस कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, दूसरी कार्बन से, तीसरी ब्रोमीन से। हेलोथेन, ये हो गया फॉर्मूला हेलोथेन का। है इथरेन, इथरेन, ठीक, इसको अगर आप देखें तो ये FCHCl CF2OCHF2, ठीक है। ये इस पहले इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन बेटा, ये F है फ्लोरीन, इधर 2 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, तो CHF2 हो गया एक तरफ, ये हो गया फ्लोरीन के साथ, और इस कार्बन की वैलेंसी एक हाइड्रोजन से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ये हो गया इथरेन। और ऐसे एक और है आइसोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, ये क्या है, ये है CF3CHCl दिस इज़ आइसोफ्लूरेन। ये बहुत सेफ एनेस्थेटिक एजेंट हैं जो आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं एट द प्लेस ऑफ डायथील ईथर या हाइड्रोपरऑक्साइड युक्त। अगर डायथील ईथर तो उसका इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये नाइट्रस ऑक्साइड, वैसे ही लाफिंग गैस भी है, लेकिन एज ए इंजेक्शन अगर इनपुट की जाएगी, बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाएगी तो दिक्कत नहीं है, तो ये एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलोथेन CF3CHClBr, इथरेन CH, ये CHFCl के साथ, ये Cl है बेटा, ये Cl है, तो CH उसी की वैलेंसी फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये CF2OCHF2, और ऐसे अगला है आइसोफ्लोरीन CF3CHClOCHF2। तो ये सब है सामान्य ईथर, सामान्य निश्चितक रूप में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक। कुछ और यूज़ देखो, कुछ और यूज़ देखो डायथील ईथर का। नेटेलाइट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, नेटेलाइट के रूप में, ठीक है बेटा। अब नेटेलाइट क्या होता है, ये पेट्रोल प्लस ईथर, पेट्रोल प्लस ईथर का मिक्सचर होता है जिसको हम नेटेलाइट कहते हैं, ठीक है बेटा। पेट्रोल प्लस ईथर का जो मिक्सचर है वो नेटेलाइट कहलाता है। अब ये मिक्सचर यूज़ कहाँ होगा, ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा। कहाँ इस्तेमाल होगा, ईंधन के रूप में। तो नेटेलाइट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें 2 चीज़ें या 2 कंटेंट मिले हुए हैं, एक पेट्रोल और दूसरा ईथर। तो इसका जो मिक्सचर है वो कहलाता है नेटेलाइट, एंड दैट इज़ यूज्ड इन अ फ्यूल, या दैट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। तो विभिन्न प्रकार के मोटर व्हीकल्स और जो दूसरे यातायात के साधन उनमें एज ए ईंधन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखो, अगला है, इसमें अगर आप देखें तो ईथर का उपयोग एज अ कूलेंट भी इस्तेमाल होता है, शीतलक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और इसमें अगर आप ईथर और प्लस बर्फ़, ठीक है, ईथर प्लस बर्फ़ का मिक्सचर ले लें तो इस मिक्सचर से टेम्परेचर बेटा लगभग 163 केल्विन तक किया जा सकता है। मतलब टेम्परेचर जो है वो -110 डिग्री सेल्सियस तक किया जा सकता है। अगर हम ईथर प्लस बर्फ़ का मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेम्परेचर 163 केल्विन मतलब -110 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर किया जा सकता है अगर हमें टेम्परेचर कम करना हो तो शीतलक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। स्मोकलेस पाउडर या धूम्र रहित पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। धूम्र रहित पाउडर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री है, परफ्यूम मतलब जहाँ परफ्यूम्स बनते हैं, तो परफ्यूम्स या परफ्यूमरी इंडस्ट्री, इत्र है ना, सुगंधित पदार्थ या सुगंधित द्रव्य जो होते हैं, तो परफ्यूमरी इंडस्ट्री में एज अ स्मोकलेस पाउडर जब बनाना होता है, स्मोकलेस धूम्र रहित पाउडर जब बनाना होता है तो वहाँ पर भी ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज़ अबाउट योर यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ईथर, और मोस्टली हमने डायथील ईथर के बारे में बात की है, ठीक है। अब अगला पार्ट देखो, इसी में ईथर का या ईथर की शुद्धता का परीक्षण, ईथर की शुद्धता का परीक्षण मतलब वो जो ईथर है वो प्योर है या नहीं, हम क्यों चेक करें, पहले तो ये समझो ईथर को हम क्यों करें कि वो प्योर है या नहीं। तो अगर ईथर को आप सामान्य निश्चितक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं 1945 अकॉर्डिंग टू विलियम मार्टन, तो अगर हम शल्य चिकित्सा के दौरान ईथर का इस्तेमाल एक सामान्य निश्चितक के रूप में करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि यूज़ करने से पहले ये कन्फर्म कर लिया जाए कि जो ईथर है वो शुद्ध है या नहीं, ठीक, ईथर शुद्ध है या नहीं। अब शुद्ध ईथर और अशुद्ध ईथर क्या है, शुद्ध ईथर का मतलब सिंपल डायथील ईथर, उसमें कोई दूसरा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी दूसरा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है। और अगर
हाइड्रोपरऑक्साइड कंटेनिंग डाईएथिल ईथर है, मतलब हाइड्रोपरऑक्साइड कंटेनिंग डाईएथिल ईथर अगर ये है बेटा, ठीक, तो ये अशुद्ध है। तो ये वाला जो ईथर होगा ये अशुद्ध होगा, और अगर विदाउट हाइड्रोपरऑक्साइड है, मतलब कोई हाइड्रोपरऑक्साइड नहीं बनाइए, तो ये वाला जो ईथर क्या है वो शुद्ध है। समझ रहे हैं? इस ईथर का इस्तेमाल आप निश्चितक रूप में कर सकते हैं या करिए, लेकिन इस ईथर का इस्तेमाल निश्चितक रूप में मत करिए। और अगर करना हो तो कुछ तरीके बताएंगे अभी हम आपके, ठीक है। अभी अब आगे तरीके बताते हैं। पहले ये चेक देखते हैं कि शुद्ध ईथर या अशुद्ध ईथर क्या था। तो हाइड्रोपरऑक्साइड युक्त ईथर जो होगा वो अशुद्ध होगा, और बिना हाइड्रोपरऑक्साइड युक्त ईथर क्या होगा, शुद्ध होगा। अब हम इसको जांचें कैसे कि जो हमारे पास ईथर मिला है वो प्योर है या नहीं, या उसमें हाइड्रोपरऑक्साइड है या नहीं। तो एक सीधा सा स्टेटमेंट देखिए, एक स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं सिर्फ, शुद्ध ईथर जो होता है, जो प्योर ईथर होता है, शुद्ध ईथर मतलब बिना हाइड्रोपरऑक्साइड वाला ईथर, ठीक, ये पोटेशियम आयोडाइड विलयन के साथ आयोडीन की वाष्प उत्पन्न नहीं करता है। आई रिपीट इट अगेन, शुद्ध ईथर जिसमें हाइड्रोपरऑक्साइड नहीं है, उसमें अगर आप पोटेशियम आयोडाइड KI विलयन मिलाएंगे तो आयोडीन की वाष्प जो कि बैंगनी रंग की होती है ये मुक्त नहीं होती है। तो सीधे कह सकते हैं शुद्ध ईथर पोटेशियम आयोडाइड विलयन के साथ आयोडीन मुक्त नहीं करता है। तो अगर ईथर की जांच करनी तो टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ईथर ले लीजिए, जो प्योर या इम्प्योर नहीं मालूम, हमें सैंपल मिला, हमें चेक किया, पोटेशियम आयोडाइड मिलाइए और गर्म कर दीजिए। अगर आयोडीन की बैंगनी रंग की वाष्प मिलती है, आयोडीन की बैंगनी रंग की वाष्प मिलती है, तो कह दीजिए कि वो ईथर अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। और अगर नहीं मिलती है तो शुद्ध है। अब आयोडीन निकल रहा है या नहीं निकल रहा तो कैसे चेक करेंगे? तो आयोडीन को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर वो गैसियस फॉर्म में चेक करना चाहते हैं आप, तो आप स्टार्च पेपर ले लीजिए। स्टार्च का पेपर, जैसे फिल्टर पेपर आता है वैसे स्टार्च पेपर आता है, और उसको थोड़ा सा वेट कर दीजिए, मतलब पानी का छींटा या स्प्रे करके वेट कर दीजिए, ठीक है। तो वह एक्टिवेटेड स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च भी एक्टिव हो जाएगा। अब जहाँ जिस टेस्ट ट्यूब से, मान लो इस टेस्ट ट्यूब से निकल रही है वाष्प, अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है आयोडीन है, तो उस आयोडीन को भी कंफर्म करना चाहते हैं आप, तो जो आपने वेट किया हुआ स्टार्च पेपर उसके टेस्ट ट्यूब के मुख पे ला के रख दो। अगर वो नीला हो गया, अगर स्टार्च का पेपर क्या हो गया, नीला हो गया, तो सिंपल कह दीजिए जो निकलने वाली वाष्प थी वो आयोडीन थी। इसका मतलब जो ईथर दिया गया था वो क्या था? अशुद्ध था। जो ईथर था वो क्या था बेटा? अशुद्ध था। देखो कैसे, जो शुद्ध ईथर है, शुद्ध ईथर हम ऐसे लिख देते हैं, शुद्ध ईथर में KI सॉल्यूशन अगर आप मिलाओगे तो I2 गैस निर्मुक्त नहीं होती है, निर्मुक्त नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो अगर शुद्ध ईथर होगा तो पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिलाने पर आयोडीन गैस मुक्त नहीं होगी, नहीं निकलेगी। क्लियर? दूसरा, अगर अशुद्ध ईथर है, अगर अशुद्ध ईथर है, अशुद्ध ईथर और इसमें मिला दिया KI सॉल्यूशन, तो आयोडीन गैस मुक्त होगी और ये होगा बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग की वाष्प या बैंगनी वाष्प, ठीक है। अब इसको अगर चेक करना है तो चेक करने के लिए सिंपल स्टार्च पेपर का तरीका बता दिया हमने, ये कर सकते हैं आप। एक और तरीका है इस ईथर की शुद्धता को जांचने का कि ये ईथर शुद्ध है या नहीं। अभी हमने फिर आपसे कहा था कि जो अशुद्ध ईथर है उसका मतलब उसमें हाइड्रोपरऑक्साइड होगा। क्या होगा बेटा? हाइड्रोपरऑक्साइड। तो अब आप देखो, अगर ये अशुद्ध ईथर है मतलब हाइड्रोपरऑक्साइड वाला ईथर है, तो हाइड्रोपरऑक्साइड ईथर हम ऐसे लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हाइड्रोपरऑक्साइड मतलब ये वाला बॉन्ड है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक, इस तरह का बॉन्ड है, या ऐसे दिखा दो, दिस इज परऑक्साइड बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोपरऑक्साइड बोल रहे हैं इसे। तो हाइड्रोपरऑक्साइड ईथर अगर है तो इसमें मिला दीजिए आप FAS। क्या मिला दीजिए? FAS। दिस इज मोहर सॉल्ट, ये मोहर लवण होता है। FAS मिलाएंगे तो FAS का मतलब हो गया, FAS का मतलब हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट को कहा जाता है बेटा FAS, शॉर्ट में FAS। ये है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ठीक है। इसको हम मोहर लवण भी कहते हैं, मोर लवण या मोहर लवण, यही है, ठीक। तो फेरस अमोनियम सल्फेट, यहाँ पर जो आयरन होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। तो इसमें हाइड्रोपरऑक्साइड कंटेनिंग जो ईथर है इसमें मिला दीजिए FAS और साथ में मिला दीजिए पोटेशियम थायोसाइनेट।
क्या मिला दीजिए, पोटेशियम थायो, सल्फर थायो, पोटेशियम थायोसाइनेट मिला दीजिए। अगर ये हाइड्रो पेरोक्साइड युक्त ईथर है तो यहाँ ब्लड रेड कलर आएगा, ब्लड रेड कलर आएगा बेटा, बात समझ रहे हैं। अगर हाइड्रो पेरोक्साइड युक्त ईथर मतलब हमारे ईथर के सैंपल में हाइड्रो पेरोक्साइड बना हुआ है तो उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन और साथ में पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाने पर ब्लड रेड कलर आ जाता है। अगर आ जाता है तो इसका मतलब ईथर में हाइड्रो पेरोक्साइड की अशुद्धि है, और अगर ये ब्लड रेड कलर नहीं आता है तो उसमें ईथर में हाइड्रो पेरोक्साइड की अशुद्धि नहीं है। ठीक है इतना। अब ये कैसे हुआ ये चेक करते हैं। देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेरोक्साइड बॉन्ड, मतलब ये दिस इज पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड का मतलब हो गया ये भी -1 ये भी -1, तो एक ऑक्सीजन पर -1 तो दो ऑक्सीजन पर -1 तो -2, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं O2 पर 2 O2 पर 2 ऐसे ये बेटा ऑक्साइड होता है। दिस इज ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन पर 2 माइनस अगर है तो ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस मतलब एक ऑक्सीजन पर 1 माइनस, तो -1 होता है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो दिस इज पेरोक्साइड। अब यहाँ पर आपने मिलाया था फेरस अमोनियम सल्फेट, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको Fe2+ आयन, Fe2+ आयन। Fe2+ आयन में होगा क्या, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला हो जाता है, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन होता है। इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया अपचायक, क्या हो गया अपचायक। और ये जो O2 2- है जिसमें एक ऑक्सीजन पर 1 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका होगा अपचयन, अर्थात ये है ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ये। अब देखो ये पेरोक्साइड है, ये क्या है बेटा, पेरोक्साइड जो ईथर में हाइड्रो पेरोक्साइड के फॉर्म में उपस्थित है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या बन गया, ऑक्साइड। और जो Fe2+ आयन था, ये Fe2+ आयन बदल गया किसमें, Fe3+ में, Fe3+ में। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अब यहाँ पर बैलेंस भी कर सकते हो आप, 2- 2+, यहाँ 4- 3+, तो इसको ऐसे कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अब जरा देखो 6+ और 4- तो 2+ बचा, और यहाँ पर 4+ 2- तो कैंसिल आउट, 2+ इधर भी 2+ इधर भी, ये क्या हो गया फेरस, और ये क्या है फेरिक। यही जो फेरिक आयन है, यही जो फेरिक आयन है ये थायोसाइनेट, ये जो आपने पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाया था इसके साथ क्रिया करके बना लेता है फेरिक थायोसाइनेट, मतलब FeSCN का होल थ्रेस। और इसी का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लड रेड कलर। कैसा होता है, ब्लड रेड कलर। समझ रहे हैं। तो दो तरीके हमने बता दिए। अगर आपको डायथील ईथर एज ए एनेस्थीसिया इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल करने से पहले आप उसे चेक करिए कि इट इज़ आइदर प्योर और इम्प्योर। तो प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है, प्योर मतलब है विदाउट हाइड्रो पेरोक्साइड कंटेनिंग ईथर या डायथील ईथर। अगर हाइड्रो पेरोक्साइड युक्त ईथर होगा तो वो अशुद्ध होगा। इसकी जांच के लिए सबसे पहला तरीका पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन मिलाइए। अगर पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन मिलाने के बाद इसको गर्म करना पड़ेगा, इसको भी गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करेंगे अगर आप तो आयोडीन की वाष्प अगर नहीं निकलती है तो इसका मतलब ईथर आपका शुद्ध है। और अगर हाइड्रो पेरोक्साइड युक्त ईथर अगर होगा और उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर आयोडीन की वाष्प अगर निकल रही है, आयोडीन की वाष्प अगर निकल रही है तो जो ईथर होगा कैसा होगा बेटा, अशुद्ध होगा। आयोडीन चेक करने का स्टार्च पेपर का तरीका, हाइड्रो पेरोक्साइड कंटेनिंग कंपाउंड अगर है तो वहाँ इसमें मिलाओ। दूसरा तरीका है ये फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन मिलाओ, जिसे हम मोहर लवण कह रहे हैं। पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाओ, ब्लड रेड कलर आ जाएगा। अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब ईथर जो है अशुद्ध है, अर्थात उसमें हाइड्रो पेरोक्साइड है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिएक्शंस। क्लियर। अब इसका तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं और वो है कि अगर हमारे पास हाइड्रो पेरोक्साइड ईथर अगर है तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक ये बात। और दूसरा, अगर हमारे पास ईथर जो पहले से शुद्ध है और हम चाहते हैं कि उसका हाइड्रो पेरोक्साइड उसमें ना बने या उसका ऑक्सीडेशन रोकें तो वो कैसे कर सकते हैं। पार्ट में थर्ड भाग क्या है, तीसरा भाग क्या है, शुद्ध करने की विधि। मतलब ईथर जो हमारे पास है उसको अगर मान लीजिए, जैसे इसको हम दो तरीके से बात कर लेते हैं। एक तो ये मान लीजिए हमारे पास ईथर है और उसमें हमें कंफर्म हो गया कि हाँ हाइड्रो पेरोक्साइड है, तो उसको हम दूर कैसे करें, एक तो ये देखेंगे। दूसरा, हमारे पास प्योर ईथर है पहले से ही और उसको हम चाहते हैं कि वो उसमें ऑक्सीडेशन ना हो, अर्थात हाइड्रो पेरोक्साइड ना बने। देखो पहला हिस्सा क्या है इसका, अगर मान लीजिए हाइड्रो पेरोक्साइड कंटेनिंग है ईथर, हाइड्रो पेरोक्साइड ईथर अगर ये है तो इसमें मिला दो बेटा कंसनट्रेट H2SO4, ठीक। और इसको कर दो आसवन कर दो, ठीक है। आसवन मतलब क्वथन प्लस
संघनन, है ना। आसवन मतलब क्वथन प्लस संघनन। द्रव है, गर्म करोगे वाष्प बनेगा, वाष्प ठंडा कर दो फिर से द्रव बन जाएगा। तो दो घटनाएं होती हैं जिसको मिला के हम कहते हैं डिस्टिलेशन। आसवन कर दीजिए, ठीक है। तो जो आसवन करेंगे आप शांत H2SO4 के साथ, तो जो भी हाइड्रो पेरोक्साइड होगा वो सब अशुद्धि बाहर निकल जाएगी। यहाँ से जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा प्योर ईथर, मतलब ये इसमें हाइड्रो पेरोक्साइड नहीं है। समझ गए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर कंफर्म कर चुके हैं कि हाइड्रो पेरोक्साइड युक्त ईथर है तो उसमें कंसनट्रेट H2SO4 की मात्रा मिलाइए, थोड़ी मात्रा, है ना। तो लो अमाउंट, कम मात्रा रहेगी, और मिलाने के बाद वो डिपेंड करता है हाइड्रो पेरोक्साइड युक्त ईथर कितना ले रहे हैं। आसवन कर दीजिए। आसवन करने के बाद जो पेरोक्साइड वाले होंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या है, जो हाइड्रो पेरोक्साइड युक्त ईथर था उसमें से पेरोक्साइड बॉन्ड टूट के अलग हो चुका है, तो हमारा ईथर प्योर हो गया। एक और तरीका, हमारे पास ईथर है, शुद्ध है, चेक किया शुद्ध है, अब हम चाहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। तो इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे तो आप जानते हैं फॉस्जीन बन जाता है, तो वो फॉस्जीन युक्त क्लोरोफॉर्म जो होता है वो अशुद्ध होता है। फॉस्जीन रहित, मतलब जिसमें फॉस्जीन ना हो, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, वैसा अगर क्लोरोफॉर्म है तो वो शुद्ध होता है। यही तो बोल रहे थे आप। अब उस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए कई चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, जैसे एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, 2 से 3% या 1 से 2% में मिला देते हैं एथिल अल्कोहल। तो उससे होता क्या है कि जो उसमें फॉस्जीन बना होगा वो एथिल अल्कोहल के साथ डाई एथिल कार्बोनेट या सिंपल एथिल कार्बोनेट के रूप में अलग हो जाता है, तो वो भी एक तरीका है। या उसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम उसमें ग्लिसरॉल भी मिला सकते हैं, तो जिससे उसका ऑक्सीडेशन रुक जाता है। या एथिल अल्कोहल ही मिलाया तो एथिल अल्कोहल भी क्या होता है, उस ऑक्सीकरण की अपक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की अपक्रिया के लिए जो अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। उसी तरह की बात यहाँ पर भी है कि अगर हम ईथर, ये ईथर है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें हम मिला दें क्यूपरस ऑक्साइड। अब ये चीज़ ध्यान रखो, ये मेन है, क्यूपरस ऑक्साइड मिला दें तो ऑक्सीडेशन रुक जाता है, या कह सकते हैं नो ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, ये इस अपक्रिया के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बेटा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। समझ रहे हैं आप। तो ये ईथर, डायथिल ईथर, जो हमने कंफर्म कर लिया कि ये शुद्ध है, ये प्योर ईथर है, ये शुद्ध है। और अब हम चाहते हैं क्योंकि यूज़ होगा तो ढक्कन खुलेगा बॉटल का, ऑक्सीजन जाएगी, तो ऑक्सीडेशन रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन को रोकना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन ना हो, तो उसमें मिला दीजिए क्यूपरस ऑक्साइड, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब ये क्यूपरस ऑक्साइड क्या होता है, एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि इस अपक्रिया के लिए या इस अपक्रिया की दर को बहुत कम कर देता है। ठीक, तो दिस इज द 9th पार्ट ऑफ ईथर चैप्टर। एंड इसमें जो हमने एक्सप्लेन किया है वो यूजेज एंड एप्लीकेशंस को यूज़ किया है, एक्सप्लेन किया है। दूसरा प्यूरिफिकेशंस के मेथड क्या थे ये हमने देखे हैं। और अगर हमारे पास ईथर है तो उसको हम प्यूरिफाई या उसकी शुद्धता की जांच हम कैसे करें कि वो प्योर है या नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हमने कुछ अदर टाइप के एनेस्थीसिया का भी नाम लिया, हेलोथेन, इथरेन, आइसोफ्लोरेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब को भी ध्यान रखें क्योंकि ये वन वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। द फार्मूला फॉर आइसोफ्लोरेन, द फार्मूला फॉर इथरेन, द फार्मूला फॉर हेलोथेन। हेलोथेन तो कई बार आया आपके नीट एग्जाम्स में, तो ये सब ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।